हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, निंगयू, बर्निंग क्रो, लियोजियन और डोंगमी चारों मिलकर वहां पे मास्टर शेनवी के ऊपर भारी पड़ रहे थे और उन चारों ने मिलकर वहां पे ऑलमोस्ट उसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए मास्टर शेनवी को भी वहां पे हरा दिया था। लेकिन मास्टर शेनवी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था, इसलिए उसने वहां पे उन चारों से निपटने के लिए अपने सीक्रेट टायर को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि एंशिएंट टैलेंट सेट की एक डिसेबल की बॉडी थी, जिसकी बॉस को वहां पे अपने साथ मर्ज करने के लिए मास्टर शेनवी ने वहां पे अपना सेक्रीफाइस तक भी दे दिया था। और वो डिवाइन बॉडी जो कि किसी और की नहीं बल्कि एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल पीलू की ही थी, उसके साथ वहां पे अपनी सोल कॉन्शियसनेस को मर्ज कर लिया था, जिसके साथ ही उस बुड्ढे के पास गॉड लेवल की पावर्स आ चुकी थी और अपनी उन्हीं गॉड लेवल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अब वो वहां पे उन चारों के ऊपर भारी पड़ने लगा था। इवन वो चारों मिलकर भी वहां पे उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। पर एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वहां पे एंसेस्टर ज़ू बहुत ही कूल तरीके के साथ एंट्री लेते हैं, जिन्होंने वहां पे आते हुए न सिर्फ अपने चारों डिसेबल्स को बचा लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बुड्ढे की पावर्स को भी वहां पे सप्रेस कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहां हमें डिवाइन गेट का सीन दिखाया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट वहां पे तबाह हो चुका था। और ये सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ वहां पे एंसेस्टर ज़ू के आने की वजह से, जो देखकर मास्टर शेनवी, जो कि अभी के लिए पीलू की बॉडी के अंदर था, वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये देखने से तो बस एक मामूली सा की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर दिखाई दे रहा है, तो उसके बावजूद भी इसने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ मेरी गॉड लेवल की पावर्स को कैसे सप्रेस कर दिया, जिसका मतलब है कि ये कोई आम की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि इसने यहाँ पे अपनी ट्रू पावर्स को छुपा रखा है। जबकि हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे कोड लोग के साथ उस बुड्ढे को ही देख रहे थे, जो कि एंसेस्टर ज़ू को खत्म करने के लिए वहाँ पे लगातार अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज किए जा रहा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपने उसी स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टार अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जो कि आसपास मौजूद सारे स्टार्स की पावर को वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगा था। ये देखकर निंगयू वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहती है, ये स्टार्स तक की पावर को कैसे समन कर पा रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर शेनवी लगातार वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाए जा रहा था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े स्टार का ही रूप लेना शुरू कर दिया था। और अपने इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर मास्टर शेनवी खुद ही वहाँ पे हंसते हुए उन लोगों से कहने लगा था, तुम लोग मेरे सुप्रीम सीक्रेट टायर की पावर को देखना चाहते थे ना, तो लो देखो मेरे टायर की पावर को। ये है मेरे सुप्रीम इमोर्टल टायर की ट्रू पावर, जिसके आगे तुम्हारे गोड्स भी नहीं टिक सकते। तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ कि तुम लोगों से डरते हुए मैं यहाँ पे अपना सेक्रीफाइस दे दूंगा? बेवकूफ हो, ये सब तो मैंने अपनी बॉडी के अंदर मौजूद वो सुप्रीम सीक्रेट टायर को बाहर निकालने के लिए किया था, ताकि मैं उसके साथ अपनी सोल कॉन्शियसनेस को मर्ज करते हुए गॉड लेवल की पावर्स को हासिल कर सकूं। अब तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ, और इसकी शुरुआत करूंगा मैं तुम लोगों के लीडर ज़ू यंग से ही। और ये कहकर मास्टर शेनवी वहाँ पे अपने अटैक का रुख वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की तरफ मोड़ते हुए उनसे कहता है, ज़ू यंग गो टू हेल। पर बेचारा ये बुड्ढा कहाँ जानता था कि एंसेस्टर ज़ू तो खुद हेल गॉड है, जिनका काम लोगों को सजा देते हुए हेल में भेजने का है, जो कि असल में आज यहाँ पे इस बुड्ढे के साथ होने वाला था। खैर वो बुड्ढा वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ अपने स्टार अटैक को वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के ऊपर चल देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टार एनर्जी बीम एंसेस्टर ज़ू के साथ जा टकराती है। और जैसे वो एनर्जी बीम जाकर वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के साथ टकराती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। जबकि इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के बावजूद भी एंसेस्टर ज़ू तो अपनी जगह से एक इंच तक भी नहीं हिले थे। इवन उन्होंने वहाँ पे उस अटैक को रोकने के लिए कुछ किया भी नहीं था, जिसका मतलब था कि बेचारे उस बुड्ढे का वो सो कॉल्ड पावरफुल अटैक वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जबकि इस अटैक को देखकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे एक पल के लिए तो घबरा जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे फैला हुआ धुआं खत्म होता है तो एंसेस्टर ज़ू तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़े थे, जो देखकर उन चारों के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। जबकि उस बुड्ढे को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को खत्म करने के लिए अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगा था। लेकिन उसके अटैक की एनर्जी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के साथ टकराती वहाँ पे खत्म हुए जा रही थी, जो कि उस बुड्ढे के लिए वहाँ पे और भी ज्यादा शॉकिंग था। तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उस बुड्ढे की तरफ देखते हुए कार्टून में कहते हैं, इंटरेस्टिंग, तो ये तुम्हारी रियल बॉडी नहीं है। क्योंकि एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे उस अटैक की पावर को देखते हुए एहसास हो चुका था कि इस अटैक में जिस एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है वो एंशिएंट टैलेंट सेट के ही किसी डिसेबल की है। इसलिए एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कार्टून के साथ पीलू की बॉडी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं हूँ टैलेंट सेट का नया लॉर्ड ज़ू यंग। और एंसेस्टर ज़ू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि पीलू की बॉडी वहाँ पे शांत होना शुरू हो जाती है। हालांकि उसकी बॉडी के अंदर उस बुड्ढे की सोल कॉन्शियसनेस थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर तो पीलू की बॉडी ने भी वहाँ पे रेसिस्ट करना शुरू कर दिया था। ये थी एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स के दिल में अपने मास्टर्स के लिए इज्जत। वहीं जैसे जैसे पीलू की बॉडी वहाँ पे रेसिस्ट कर रही थी, हम देखते हैं कि वैसे वैसे उस बुड्ढे की पास भी वहाँ पे खत्म होती चली जा रही थी, और कुछ ही पलों में खुद ब खुद ही उसका वो पूरा अटैक ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पीलू की बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी, जो देखकर उस बुड्ढे की सोल कॉन्शियसनेस वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, मैं इस बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा। और ये कहकर वो बुड्ढा अपना सारा गुस्सा वहाँ पे इस बॉडी के ऊपर ही निकालते हुए कहने लगा था, हे क्या हो गया तुम्हें, तुम इस तरह से अचानक से फ्रीज क्यों हो गए, बस थोड़ी देर के लिए और मुझे अपनी पावर्स दे दो ताकि मैं जल्द से जल्द यहाँ पे इन सभी को खत्म कर सकूं। और ये कहकर वो बुड्ढा वहाँ पे अपनी सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते
होते हुए पीलू की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, लेकिन इस सब का पीलू की बॉडी के ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो रहा था। जो देखकर एंसेस्टर अचानक ही वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज करते हुए अपने हाथ को झटकते हैं, जहाँ उनके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगा था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे फोर्सफुली मास्टर शेनवी की सोल कॉन्शियसनेस को भी वहाँ पे पीलू की बॉडी से बाहर निकाल दिया था, जो कि बेचारे मास्टर शेनवी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने तो अपनी सोल कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से इस बॉडी के साथ मर्ज कर लिया था, तो फिर इसकी रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर ने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ मेरी सोल कॉन्शियसनेस को इस बॉडी से कैसे बाहर निकाल दिया। नहीं, मुझे यहाँ पे लोगों से निपटने के लिए कुछ भी करके वापस इस बॉडी के अंदर जाना होगा, वरना ऐसे तो ये लोग मुझे एक ही झटके के साथ यहाँ पे खत्म कर देंगे। और ये कहकर मास्टर शेनवी की सोल कॉन्शियसनेस वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए बहुत ही तेजी के साथ दोबारा वहाँ पे पीलू की बॉडी के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी सोल कॉन्शियसनेस वहाँ पे पीलू की बॉडी के पास पहुंचती है तो एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल कॉन्शियसनेस को ही वहाँ पे पकड़ लिया था, जो देखकर मास्टर शेनवी खुद को वहाँ पे आजाद करवाने की कोशिश करते हुए कहने लगा था, छोड़ दो मुझे वापस अपनी इस बॉडी के अंदर जाना है। बुड्ढा वहाँ पे कह तो ऐसे रहा था जैसे कि वो उसकी अपनी बॉडी है, लेकिन अब तो एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे उसकी इस बकबक से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड के अंदर ही उसे जगाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते बेचारा मास्टर शेनवी दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था, जो देखकर मास्टर शेनवी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को धमकी देते हुए कहता है, ज़ू यंग, तुम यहाँ पे मेरे जैसे गॉड को पनिश करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि अगर इस बारे में सुप्रीम गॉड्स को पता चल गया तो वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ, ये बेवकूफ बुड्ढा गॉड के गॉड्स को गॉड के नाम से डराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे उसकी बकबक से पकते हुए अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल कॉन्शियसनेस को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि बेचारे उस बुड्ढे ने भी कभी नहीं सोचा होगा। इसलिए वो बुड्ढा वहाँ पे हैरानगी के साथ ही मारा गया था, जिसके खत्म होते ही अचानक से ही वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था और एंसेस्टर ज़ू ने अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए पीलू की बॉडी को भी वहाँ पे अपने पास बुला लिया था। और ये सब एंसेस्टर ज़ू के चारों डिसेबल्स भी बहुत ही गौर से देख रहे थे, उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये पर्सन है कौन। और अपने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बर्निंग क्रो वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़कर एंसेस्टर ज़ू से सवाल करते हुए पूछता है, बॉस आखिर ये पर्सन है कौन? उस बुड्ढे के मुताबिक तो ये एक सुप्रीम सीक्रेट ट्रायर था, तो फिर ये ट्रायर इस तरह से एक बॉडी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया? और बर्निंग क्रो की इस बात को डोंगमी वहाँ पे आगे बढ़ाते हुए कहता है, और आखिर ये किस तरह का सुप्रीम सीक्रेट ट्रायर था जिसके अंदर गॉड लेवल की पावर्स हैं, और वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक जिनका हम चारों मिलकर भी यहाँ पे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। पर एंसेस्टर ज़ू उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि अभी के लिए वो खुद वहाँ पे पीलू की हकीकत के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर पीलू के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते वो इस तरह से एक सुप्रीम सीक्रेट ट्रायर में ट्रांसफॉर्म हो गया। और यही सब जानने के लिए एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर को पीलू की सोल कॉन्शियसनेस के अंदर डाल देते हैं, और जैसे ही एंसेस्टर ज़ू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी वहाँ पे पीलू की सोल कॉन्शियसनेस के अंदर जाती है तो एंसेस्टर ज़ू को पीलू की सोल कॉन्शियसनेस के अंदर क्या क्या हुआ था वो सब कुछ दिखने लगा था। और ये वो समय था जो कि पीलू ने मरने से पहले देखा था। असल में पीलू की सोल कॉन्शियसनेस के अंदर एंसेस्टर ज़ू को एंशिएंट फॉरेस्ट का सीन दिखाई देता है, जिसमें पीलू किसी से अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ भाग रहा था, और वहाँ पे बेचारा पीलू इतना ज्यादा डरा हुआ लग रहा था कि वो बार बार पीछे भी मुड़ते हुए देख रहा था, जिसके चलते अचानक से उसका पाँव वहाँ पे लड़खड़ा जाता है और वो वहीं पे ही गिर गया था, जिसके चलते वो पर्सन जो कि वहाँ पे उसका पीछा कर रहा था वो वहाँ पे उसके करीब आते हुए डेविल स्माइल के साथ उससे कहता है, आखिर तुम भागने की इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? हालांकि मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि आज तुम्हारा मरना तय है। असल में वो पर्सन है एक हेमली अलायंस का लीडर था, और वो हेमली अलायंस कौन सी है वो अभी के लिए एक मिस्ट्री ही है, जिसका पता हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा। अभी के लिए हम इस हेमली कल्टीवेटर को हेमली लॉर्ड के नाम से पुकारेंगे। खैर पीलू को गिरते हुए देखकर वो हेमली लॉर्ड वहाँ पे उसके पास आकर खुश होते हुए कहता है, तो फाइनली आज इतने सालों की मेहनत के बाद मेरे हाथों में एंशिएंट टैलेंट सेट का एक डिसेबल लग ही गया। तुम सोच भी नहीं सकते मैं इस समय का इंतजार न जाने कितने सालों से कर रहा था, और देखो आज मेरी इतने सालों की मेहनत रंग ले आई। हालांकि अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर तुम्हें देखते ही मेरे अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी थी, जिसे आज तुमने अकेले में मिलकर पूरा भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारे पीलू की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे उस हेमली लॉर्ड को जवाब देते हुए कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। अब पीलू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस हेमली लॉर्ड ने अचानक से ही वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो पीलू को भी वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने खड़ा हुआ ये पर्सन हंस क्यों रहा है। पर तभी अचानक से वो हेमली लॉर्ड वहाँ पे साइको की तरह सीरियस होते हुए पीलू से कहता है, किसने कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में जानना चाहता हूँ? सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे टैलेंट सेट के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये था पीलू के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर ये पर्सन हमारे टैलेंट सेट के बारे में नहीं जानना चाहता तो फिर आखिर उसने मुझे यहाँ पे इस तरह से पकड़ क्यों रखा है। पीलू को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर वो हेमली लॉर्ड वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि अगर मुझे एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में कुछ नहीं
जानना तो फिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ रखा है? असल में मुझे तुम्हारे टैलेंट सेट के बारे में वाकई नहीं जानना। मुझे तो बस एंशिएंट टैलेंट सेट के एक डिसेबल की बॉडी चाहिए थी, जो कि अब मुझे यहाँ पे तुम्हारे रूप में मिल चुकी है। और ये कहकर उस हेवनली लॉर्ड ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पीलू के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। और इसी एनर्जी ब्लास्ट के साथ ही उस हेवनली लॉर्ड ने पीलू की बॉडी को भी गले से पकड़ते हुए ऊपर हवा में उठा दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस हेवनली लॉर्ड ने वहाँ पे अपनी एक डार्क टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे जमीन से वहाँ पे कुछ डार्क स्पिरिचुअल रूट्स को भी समन कर लिया था, जिन्होंने सीधा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए पीलू की बॉडी के अंदर ही घुसने शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो डार्क स्पिरिचुअल रूट्स वहाँ पे पीलू की बॉडी के अंदर जा रही थी, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में खून बहने लगा था, जिसके चलते बेचारे पीलू को वहाँ पे अपनी बॉडी में इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। और पीलू दर्द के मारे वहाँ पे जितना ज्यादा चिल्ला रहा था, उस हेवनली लॉर्ड को वहाँ पे उतना ही ज्यादा मजा आ रहा था। जबकि हम देखते हैं कि उन डार्क स्पिरिचुअल रूट्स ने भी अब धीरे धीरे पीलू की बॉडी को वहाँ पे ऊपर हवा में उठाना शुरू कर दिया था, जो कि वहाँ पे पीलू की बॉडी के अंदर घुसते हुए उसकी बॉडी से वहाँ पे उसके ब्लड को बाहर निकालने लगी थी। जो देखकर वो हेवनली लॉर्ड वहाँ पे जल्दी से अपनी एक जेट स्पिरिट बोतल को बाहर निकाल कर उसके खून को वहाँ पे इकट्ठा करते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये खून मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दे सकता। और ये कहकर वो हेवनली लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ पीलू के खून को वहाँ पे इकट्ठा करने लगा था। और जैसे जैसे पीलू की बॉडी से वहाँ पे खून निकल रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि पीलू की बॉडी के अंदर ताकत भी खत्म होती चली जा रही थी। लेकिन आखिरी समय में भी वो वहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा कर उस हेवनली लॉर्ड को वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है कि आज तुमने जो कुछ भी किया है ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एक न एक दिन हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के लॉर्ड इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो हेवनली लॉर्ड वहाँ पे पीलू के खून को पाकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि उसके ऊपर तो वहाँ पे पीलू की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने बरसों के मकसद में जो पूरा हो चुका था। और तभी वो हेवनली लॉर्ड वहाँ पे उस बोतल को ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है, एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की बॉडी बहुत ही ज्यादा खास होती है, और ऐसी कमाल की फिजिकल बॉडी इस पूरी दुनिया में ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन मेरी किस्मत तो आज मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, जो मुझे न सिर्फ यहाँ पे एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल की बॉडी मिल गई, बल्कि उसी के साथ साथ उसका खून भी मिल गया। और अब इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए मैं बनूंगा एक ट्रू गॉड, जिसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। और ये कहकर उस हेवनली लॉर्ड ने अचानक से ही वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसने शुरू कर दिया था। और ऊपर से जैसे जैसे एंसेस्टर्स वहाँ पे ये सब देख रहे थे, उनका गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था। और जैसे जैसे उनका गुस्सा वहाँ पे बढ़ रहा था, हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से खुद ब खुद ही वहाँ पे उनका डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होना शुरू हो चुका था, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे कुछ ही पलों में वहाँ पे चारों तरफ फैल चुका था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरा सेंट्रल रीजन ही वहाँ पे हिलने लगा था। इवन हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स के सभी डिसेबल्स के लिए भी वहाँ पे खड़ा रह पाना मुश्किल होता चला जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स का गुस्सा तो वहाँ पे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब तक तो बस वहाँ पे स्पिरिचुअल ऑरा फैल रहा था, पर अब उस स्पिरिचुअल ऑरा ने वहाँ पे डिवाइन हेवनली फ्लेम का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को वहाँ पे तबाह करती जा रही थी। और अभी तक तो एंसेस्टर्स ने वहाँ पे अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे इतनी ज्यादा तबाही मच चुकी थी, जो देखा तो अब एंसेस्टर्स के सभी डिसेबल्स को भी वहाँ पे डर लगने लगा था, क्योंकि अगर वहाँ पे ये सब थोड़ी देर के लिए और ऐसे ही चलता रहता तो पूरा सेंट्रल रीजन ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता। इसलिए बर्निंग क्रो, जो कि वहाँ पे एंसेस्टर्स के सबसे ज्यादा क्लोज था, वो वहाँ पे एंसेस्टर्स के थोड़ा और करीब जाते हुए वहाँ पे उनका नाम पुकारता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स भी वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ अपनी आंखें खोल देते हैं। और जैसे एंसेस्टर्स वहाँ पे एक ही झटके के साथ अपनी आंखें खोलते हैं तो वहाँ पे आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। और वहाँ पे आसपास छोटे छोटे ब्लास्ट भी होने लगे थे, जिसका असर सिर्फ सेंट्रल रीजन के ऊपर ही नहीं बल्कि सभी नए रियल्म्स के ऊपर भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे डीप यूनिवर्स में भूकंप आ गया हो। इवन वो जगह जहाँ पे डिवाइन गेट मौजूद था, वहाँ पे तो इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहाँ पे उस जगह के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जबकि ये सब देखकर एंसेस्टर्स के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने आज तक एंसेस्टर्स को इतने ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा था। और उनका डरना बनता भी था, क्योंकि जिस तरीके से एंसेस्टर्स का डिवाइन ऑरा वहाँ पे तबाही मचा रहा था, उसके चलते तो वहाँ पे उन सभी की जान भी जा सकती थी। तभी डोंगमी वहाँ पे लियूजियन से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर एंसेस्टर्स आज यहाँ पे इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैंने आज तक उन्हें इतने ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा। डोंगमी की ये बात सुनकर लियूजियन उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, बेवकूफ बुढ़े, इस बारे में भला मुझे कैसे पता होगा? और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे सवालिया नजरों से निंगयू की तरफ देखते हैं कि शायद निंगयू को इस बारे में कुछ पता हो। लेकिन निंगयू भी वहाँ पे उदास होते हुए ना में अपना सर हिला देती है, यानी कि उसे भी वहाँ पे कुछ नहीं पता था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ बर्निंग क्रो के ऊपर आ चुके थे, क्योंकि नीचे तो वहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका था। वहाँ पे खड़े रहने लायक जगह बची ही नहीं थी। और क्योंकि बर्निंग क्रो वहाँ पे एंसेस्टर्स के सबसे ज्यादा क्लोज था, इसलिए वो वहाँ पे एंसेस्टर्स से सवाल करते हुए पूछता है, बॉस आखिर आपको क्या हुआ? आखिर आप यहाँ पे इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैंने आज तक कभी भी आपको इतने ज्यादा गुस्से में तो नहीं देखा। क्या आपके इस गुस्से के पीछे इस डिवाइन गेट का हाथ है? अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए इस डिवाइन गेट के ऊपर हमला करते हुए इस डिवाइन गेट को न सिर्फ तबाह कर दूंगा, बल्कि उनके सभी डिसेबल्स को भी पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। आप बस हुक्म करिए। लेकिन ऐसा
तजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। उल्टा उन्होंने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए पीलू की बॉडी को अपने पास बुला लिया था और उसी के साथ साथ वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पीलू की बॉडी को दोबारा वहाँ पे उसी डिवाइन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, यानी उसी सुप्रीम सीक्रेट टायर में। और अपने उस डिसेबल की बॉडी को बहुत ही गौर से देखते हुए अपने बाकी सभी डिसेबल्स को बताते हैं कि इसका नाम पीलू था, जो कि एंशिएंट टैलेंट सेट का ही एक डिसेबल था और किसी ने इसकी बॉडी और ब्लड का इस्तेमाल करते हुए 3 अलग अलग सुप्रीम सीक्रेट टायर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और अभी जो मेरे हाथ में है यही है पीलू की ट्रू बॉडी। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कैंसर तजू को वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जब कैंसर तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नोबेलो को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने पीलू का नाम पहले भी उस फूड कुकर में सुन रखा था। इसका मतलब था कि अब तक उन्हें जो भी एंशिएंट टैलेंट सेट के टायर्स मिले थे वो सभी के सभी पीलू के साथ ही जुड़े हुए थे। और ऊपर से उसे सबसे ज्यादा अफसोस तो पीलू की कहानी जानकर हो रहा था, क्योंकि एंशिएंट टैलेंट सेट के हर एक डिसेबल के साथ ऐसा ही कुछ न कुछ हुआ था। उसकी अपनी कहानी हो या फिर उसकी बहन की या फिर पीलू की हो, इन सभी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। और यही बात एंशिएंट तजू को गुस्सा दिला रही थी कि भला उनके टैलेंट सेट के डिसेबल्स को कोई कैसे हट कर सकता था। और यही सोचकर एंशिएंट तजू वहाँ पे गुस्से से अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, जिस किसी ने भी मेरे टैलेंट सेट के डिसेबल्स को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे इतनी बुरी मौत दूंगा कि उसके आने वाली 7 पुश्ते भी हमारे टैलेंट सेट के नाम से डरेंगी। और मैं उसे सिर्फ मौत ही नहीं दूंगा बल्कि उसकी सोल को हमेशा हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ दूंगा, ताकि उसे हर एक दिन इस बात का पछतावा होता रहे कि उसने टैलेंट सेट के साथ क्यों पंगा लिया था। आज पहली बार एंशिएंट तजू किसी को लेकर इतने ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो इंसान एंशिएंट तजू को मिलेगा तो एंशिएंट तजू उसका क्या हाल करेंगे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 9th रियलम के माउंटेन विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माउंटेन विलेज के कोर्ट यार्ड के अंदर वही हेमली लॉर्ड एक जगह पे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, जिसने पीलू को मारते हुए उसकी बॉडी को हासिल किया था। वो वहाँ पे बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी अचानक से ही वहाँ पे माउंटेन विलेज के लोग आना शुरू कर देते हैं, जो कि वहाँ पे उस हेमली लॉर्ड को देखकर खुश होते हुए कहते हैं, तो फाइनली हमारे गॉड यहाँ पे आ ही गए। और गाँव के मुखिया वहाँ पे अपने लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग जितना ज्यादा हो सके गॉड को खुश करने की कोशिश करना। जिस पे एक टकला आदमी गाँव के मुखिया से कहता है, गॉड ने मेरी वाइफ की जान बचाने में मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उनका जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करूँ उतना ज्यादा कम है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम जितना ज्यादा हो सकेगा उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे गाँव के ऊपर और भी ब्लेसिंग्स बरसा सके। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे मिलकर सीधा उसी हेमली लॉर्ड की तरफ ही बढ़ जाते हैं, जहाँ जाते हुए वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए ये भी कह रहे थे, ऊपर से वो गॉड हमसे कुछ लेते भी नहीं है, हमने उन्हें न जाने कितने ही चेयर्स ऑफर किए, कई कई तरह के खाने ऑफर किए, हालांकि हमारे गार्डन के फ्लावर्स तक भी ऑफर किए, लेकिन उन्होंने आज तक हमसे कुछ भी नहीं लिया। वो वाकई हमारे गाँव में ब्लेसिंग की तरह आए हैं, हमेशा हमारे गाँव का भला करते रहते हैं। अगर गॉड चाहते तो हम लोग तो उनके सामने अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए रेडी थे। और इसी तरह से वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए उस हेमली लॉर्ड के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचते साथ ही वो वहाँ पे उस हेमली लॉर्ड को ग्रीट करते हुए उसके सामने झुक जाते हैं, जहाँ वो सभी झुकते हुए उनकी मदद करने के लिए उस हेमली लॉर्ड का शुक्रिया अदा भी करने लगे थे, जो कि उन सभी के लिए गॉड की तरह था। और तभी उनमें से एक छोटी बच्ची, जिसने स्पेशली वहाँ पे उस हेमली लॉर्ड के लिए कुछ फूल तैयार किए थे, उसे लेकर वो वहाँ पे उस हेमली लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, गॉड इसे मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपने हमारे गाँव के लिए बहुत कुछ किया है, और ये आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। और गॉड क्या इसके साथ आप मेरी एक और छोटी सी भी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं? मुझे आपसे आज एक स्वीट ऑरेंज कैंडी चाहिए, उसे खाने को मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। लेकिन अभी वो छोटी बच्ची वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि अचानक से उस हेमली लॉर्ड की इवल पावर्स वहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस हेमली लॉर्ड की बॉडी से अचानक ही वहाँ पे बहुत ही खतरनाक टाइप का डार्क ऑरा रिलीज होने लगा था। और ऊपर से उस हेमली लॉर्ड को भी वहाँ पे अजीब किस्म के दौरे पड़ने लगे थे। वो अचानक से वहाँ पे अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करते हुए पागलों की तरह जोर जोर से वहाँ पे हंसते हुए कहने लगा था। फाइनली दोबारा वो दिन आ ही गया और ये कहकर तो हेमली लॉर्ड ने वहाँ पे और भी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो अब वो सभी गाँव वाले भी वहाँ पे उसे डरने लगे थे। और उस बच्ची की माँ तो जल्दी से अपनी बच्ची के पास जाते हुए उसे वहाँ पे संभालने की कोशिश करने लगी थी, जबकि बाकी सभी गाँव वाले भी वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर उस हेमली लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछते हैं, गॉड आखिर आपको ये क्या हो रहा है? लेकिन वो हेमली लॉर्ड तो अभी भी वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसे जा रहा था। और उन गाँव वालों की ये बात सुनकर अचानक से वो वहाँ पे गुस्से से उन तीनों की तरफ देखता है और उसके सिर्फ देखने भर से ही उन तीनों ही गाँव वालों की बॉडीज वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके चलते उनका खून वहाँ पे चारों तरफ फैल गया था। जबकि वो हेमली लॉर्ड तो अभी भी वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसे जा रहा था। और अपने गाँव वालों की ऐसी भयानक मौत देखकर तो वो दोनों ही माँ बेटी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डार्क पावर्स वहाँ पे उस हेमली लॉर्ड के पागलपन को और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। और अब तो उसने वहाँ पे बिल्कुल एक डिमोनिक बीस्ट की तरह अजीब अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर दी थी, जिसके बाद उसकी नजर सीधा वहाँ पे उन माँ बेटी के ऊपर ही पड़ती है, जिन्हें देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी आ जाती है। और वो दोनों ही बेचारी माँ बेटी वहाँ पे कुछ समय पाती उस
इससे पहले उस फैमिली लॉर्ड ने वहाँ पे बहुत ही क्रूअल तरीके के साथ उन दोनों की बॉडी को भी वहाँ पे एक्सप्लोड करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर दिया था, जिसके चलते उसी कोर्टयार्ड के अंदर ही उनका खून वहाँ पे फैल गया था। असल में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस फैमिली लॉर्ड को वहाँ पे एक और टैलेंट सेट के डिसेबल कोरा महसूस हो चुका था और वही उसके वहाँ पे पागलपन को बढ़ा रहा था, जिसके चलते वो वहाँ पे एक बार फिर से बिल्कुल डीमन की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, आज पूरे 10 लाख सालों के इंतजार के बाद मुझे एक और टैलेंट सेट के डिसेबल के बारे में पता चल चुका है और अब उसका भी वही हाल होगा जैसा कि पहले वाले डिसेबल के साथ हुआ था। और एक बार इसका भी खून और बॉडी मुझे मिल गई तो उसके बाद तो खुद सुप्रीम कोर्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे टैलेंट सेट के डिसेबल को याद करते हुए कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम्हें हासिल करने के लिए मेरा दिल कितना ज्यादा तड़प रहा था। अब इस फैमिली लॉर्ड को कौन से टैलेंट सेट के डिसेबल कोरा महसूस हुआ था ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही चलेगा, पर अगर इसने गलती से एंसेस्टर की औरों को महसूस कर लिया होगा तो फिर इसका क्या अंजाम होगा, बेचारा ये फैमिली लॉर्ड सोच भी नहीं सकता। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इमॉर्टल टैलेंट सेट की टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर लिंगजुई और इंजुई दोनों मिलकर वहाँ पे आपस में शॉट प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि चाओ फेंग वहाँ पे झाड़ू देते हुए वहाँ पे सफाई कर रही थी। उसे तो जैसे वहाँ पे उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं था, वो बस वहाँ पे जितना ज्यादा हो सके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे लीना और लिंगजू से शिकायत करते हुए कह रहा था कि सेंट्रल रीजन की उस डीमन किलिंग कॉन्फ्रेंस के लिए हमें भी जाना चाहिए था। फेंग की ये बात सुनकर लीना वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि ये सारी तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम उस दिन टैलेंट सेट में मौजूद होते तो हम दोनों भी वहाँ पे उनके साथ जा सकते थे, पर तुम्हें तो हर दिन कहीं ना कहीं जाना ही होता है। अब देख लो तुम्हारी वजह से हमने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। और ये कहकर लीना वहाँ पे अपना सारा गुस्सा फेंग के ऊपर ही निकालने लगी थी, जिसपे फेंग भी वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, अगर मैं उस दिन बाहर था तो मुझे वापस भी तो बुला सकती थी, और वैसे भी मैं बाहर मजे करने के लिए नहीं गया था, मैं तो बस एंसेस्टर की टेरिटरी को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में हर रोज बाहर जाता रहता हूँ। हालांकि ये भी हमारे टैलेंट सेट के लिए बहुत बड़ा काम है, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ आना ही नहीं होता। फेंग की ये बात सुनकर लीना वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, हाँ क्योंकि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये फालतू का काम तुम खुद से ही करो। और उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से आपस में बहस करते हुए देखकर लिंगजू वहाँ पे उन दोनों से ही कहता है, ओके अब इस तरह से आपस में लड़ना बंद करो। वैसे भी निंगयू और बाकी सभी लोग तो वहाँ पे गए ही हैं और मेरे ख्याल से सेंट्रल रीजन को संभालने के लिए वो चारों ही काफी हैं। अगर तुम सभी लोग ही वहाँ पे चले जाते तो तुम सभी ने मिलकर पूरी नाइट रियलम के अंदर हलचल मचाना शुरू कर देनी थी। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग भी वहाँ पे हंसने लगा था, क्योंकि उसका इरादा बिल्कुल यही था। असल में फेंग का सिर्फ एक ही मकसद था, वो एंसेस्टर के खौफ को हर जगह फैलाना चाहता था ताकि हर कोई एंसेस्टर के नाम से भी कांपे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों की शॉर्ट फाइट वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही थी, जिसे देखते हुए लीना वहाँ पे लिंगजू से कहती है, अगर फेंग अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता तो एंसेस्टर ने इसकी पावर्स को दोबारा से सप्रेस कर देना था, जैसा ये पहले भी कई बार करवा चुका है, लेकिन फिर भी इसे अकल नहीं आती। तभी लिंगजू भी वहाँ पे अपनी फाइट को रोकते हुए उन तीनों से कहती है, एंसेस्टर ने हमें भी तो गॉड लेवल की पावर्स दी है, जिन्हें हम लोग अभी तक एक बार भी फील्ड में जाते हुए चेक नहीं कर पाए। जिस पे लिंगजू वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है, पर अब इस बहस का क्या फायदा, अब तक तो मेरे ख्याल से लियो जियान और बाकी सभी ने मिलकर वहाँ पे सेंट्रल रीजन को अच्छी तरह से सबक सिखा भी दिया होगा। पर अभी लिंगजू वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से वो तीनों वहाँ पे वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए लीना के साथ साथ बाकी सभी भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जबकि लियो जियान, डोंगमी और निंगयू तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे। निंगयू आते साथ ही वहाँ पे सीरियस होते हुए उन सभी से कहती है, ऐसा तजू तुम सभी से एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करना चाहते हैं। और ये कहकर निंगयू अचानक ही वहाँ पे अपने पास से ऐसा तजू के भेजे हुए एनर्जी के टुकड़े को वहाँ पे बाहर निकाल लेती है, जिसने बाहर आते साथ ही वहाँ पे ऐसा तजू की स्पिरिट फॉर्म का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो कि सीधा ऊपर हवा में आते हुए कोल्ड टून में अपने सभी डिसेबल से कहते हैं, मेरे टैलेंट सेट के डिसेबल्स तुम सभी मेरी बात गौर से सुनो, हमारा टैलेंट सेट अब एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ने जा रहा है, जिसके चलते तुम सभी लोगों को नाइट रियलम के ऊपर कब्जा करते हुए उन्हें अपने साथ मिलाना होगा और जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इमोर्टल लैंड यानी फायरी लैंड्स को भी हमारे टैलेंट सेट के अंडर लेना होगा। मुझे डीप स्पेस के अंदर जितने भी फायरी लैंड्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं वो सभी के सभी अपने टैलेंट सेट के अंडर चाहिए, यानी कि उन सभी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। ऐसा करने के लिए तुम लोगों को कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, पर पीछे बिल्कुल भी मत हटना। अब तुम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, इस डीप स्पेस के अंदर मौजूद हर एक प्लेनेट के ऊपर कब्जा करना। अब ऐसा तजू को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर लिंगजू भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, मेरे छोटे भाई को एक बार फिर से किसने गुस्सा दिला दिया, लेकिन ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रहा है, इसे इतने ज्यादा गुस्से में तो आज तक मैंने भी नहीं देखा। जबकि ऐसा तजू की स्पिरिट वहाँ पे उन सभी लोगों से कॉल टून में कहती है, हमारी टैलेंट सेट की आर्मी को तैयार करते हुए आज से ही मेरे इस ऑर्डर के ऊपर अमल करना शुरू कर दो। और ये ऑर्डर देने के बाद ऐसा तजू की स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है, जिनके गायब होते ही हम देखते हैं कि ऐसा तजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और लिंगजुई आगे बढ़कर वहाँ पे निंगयू से सवाल करते हुए पूछती है, आखिर ऐसा तजू यहाँ पे इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे थे, जिसपे निंगयू तो उदास होते हुए अपना सर नीचे झुका लेती है। इसलिए डोंगमी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि किसी ने हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल की बॉडी को रिफाइन करते हुए उसे मैजिक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और यही बात ऐसा तजू को गुस्सा दिला रही है। जबकि डोंगमी की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी डिसेबल्स को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता
जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब उन सभी को भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो वहाँ पे चाओ फेंग को आ रहा था, वो जो कि अब तक अपने गुस्से को वहाँ पे दबा रही थी। अचानक से उसका गुस्सा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ झाड़ू तक भी टूट गया था। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।